कहते हैं कि दुनिया की सबसे बेहतरीन खुफिया एजेंसी पूरी दुनिया में अगर है तो मोसाद है, इजराइल की खुफिया एजेंसी। मोसाद की बहुत सारी आपको कहानियाँ भी सुनाई हैं। मोसाद के बहुत सारे ऑपरेशन यादगार हैं, दुनिया तारीफ करती है। दूसरे देशों में घुसकर उन्होंने कैसे कैसे मुश्किल ऑपरेशन को अंजाम दिया। पूरे प्लेन के साथ घुस गए, वहाँ से बंधकों को छुड़ा कर ले गए, उस देश के लोगों को पता ही नहीं चला। लेकिन इसी मोसाद के बहुत सारे नाकाम ऑपरेशन भी हैं। अभी हाल में जो ईरान ने ड्रोन अटैक किया था इजराइल पर, इसकी भनक न मोसाद थी न वहाँ की इंटेलिजेंस यूनिट को, और इसीलिए वहाँ के मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट के चीफ ने इस नाकामी को अपने सर लेते हुए इस्तीफ़ा दे दिया था। इससे पहले याद होगा आपको, जब इजराइल और जो हमास और हिजबुल्लाह है, इसके बीच में भी इस तरह से इजराइल पर अटैक हुआ था। उस वक्त भी मोसाद को पता ही नहीं था। तो कई बार मोसाद नाकाम भी रहता। आज की जो मैं आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ वो मोसाद की एक अब तक की सबसे बड़ी जितनी नाकामी उनमें से एक नाकामी है। इसलिए ये बड़ी है क्योंकि पिछले 38 सालों से इस सवाल का जवाब नहीं मिला कि इजराइल के एयरफोर्स का एक अफसर कहाँ है, जिंदा है या नहीं है। अगर जिंदा नहीं है तो उसकी मौत का क्या सबूत, और अगर जिंदा है तो फिर जिंदा होने के क्या सबूत। 38 साल हो गए, न वो एयरफोर्स का अफसर न मिला, न आज तक उसकी इस केस की जो पूरी फाइल है वो उसको क्लोज किया गया। तलाश अब भी जारी है, बीच बीच में खबर उठती है। और सबसे अफसोसनाक पहलू इस कहानी का यह है कि जिस एयरफोर्स अफसर की गुमशुदगी की सच्चाई पिछले 38 सालों में नहीं मालूम, उस अफसर ने आखिरी बार अपने घर अपनी पत्नी को, अपनी वाइफ को एक लेटर लिखा था और कहा था कि तुम जो हमारी जहाँ पे ज़मीन है वहाँ पे एक घर बनाओ, मैं लौट कर आऊँगा, उसी घर में रहेंगे। 38 साल हो गए। बीवी ने अपने पति के कहे के मुताबिक घर तो बना दिया, लेकिन उस घर में शिफ्ट नहीं हुई। उसने कसम खाई कि जब तक उसका पति उसका सुहाग लौटेगा नहीं, वो उस घर में कदम नहीं रखेगी। और आज भी वो घर इजराइल में खाली है, क्योंकि उसमें वो रहने नहीं गई। और इसलिए भी खाली है कि 38 सालों में आज भी उस एयरफोर्स अफसर का कोई सुराग नहीं है। कहानी 38 साल पहले 1986 की है। तब इजराइल और फ़िलिस्तीन PLO, उस वक्त यासिर अराफात और ये सारी जंग चल रही थी, लेबनान सपोर्ट कर रहा था। तो उसी जंग में 1986 में अक्टूबर का महीना था। इजराइल के एयरफोर्स जो लेबनान में फ़िलिस्तीन यानी कि PLO, फ़िलिस्तीनी लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन का जो एक अड्डा था, ठिकाना था, वहाँ ये था कि बहुत सारे ऐसे लोग होंगे। तो वहीं पे बमबारी के लिए एक इजरायली एयरफोर्स का प्लेन जाता है, और उसमें वायुसेना के एक अफसर एयरफोर्स के जो सवार थे, उनका नाम था रॉन एरॉड। रॉन एरॉड इसी में थे, और उसमें साथ में एक पायलट उनके, जिनका नाम एविरम। तो एविरम और रॉन एरॉड ये दोनों फाइटर प्लेन में बैठे हुए थे। लेबनान में बमबारी की, अचानक गोलीबारी हुई, नीचे से भी प्लेन को गोली लगी, प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। किसी तरह इन दोनों ने खुद को इजेक्ट करके, क्योंकि फाइटर प्लेन में होता आप अपना पैराशूट के ज़रिए बाहर निकलते हैं, प्लेन तबाह हो जाता, आपकी जान बच जाती है। तो इन दोनों ने खुद को इजेक्ट किया और बाहर निकला है। बाहर निकलने के बाद बदनसीबी ये थी कि दोनों दुश्मन देश की ज़मीन पर जाकर गिरे। तो दोनों वहाँ गिरे। उसके बाद फ़ौरन इस हादसे की खबर इजरायली एयरफोर्स के बाकी टीमों को लगी। उन्होंने बैकअप तैयार किया। जब बैकअप तैयार किया तो जहाँ पे ये प्लेन क्रैश करके गिरा था और जहाँ से इजेक्ट हुए थे, वहाँ पे टीम पहुँची, और उनमें से एक एविराम को सुरक्षित उन्होंने वहाँ से निकाल लिया और अपने साथ ले गए। लेकिन एयरफोर्स अफसर रॉन एरॉड वहाँ पे कहीं नहीं मिले। कम्युनिकेशन के ज़रिए कांटेक्ट करने की कोशिश की गई, कोई फ़ायदा नहीं। पूरी तलाश की, लेकिन फ़ायदा नहीं, मिले ही नहीं। अब इस दौरान में तमाम तरह से कोशिश की गई लेबनान के अपने सोर्सेस से, मोसाद ने अपने ज़रिए से, कि कहाँ हो सकते हैं रॉन एरॉड, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। धीरे धीरे वक्त बीता। फिर ऐसी उम्मीद जगी कि शायद अब रॉन एरॉड को दुश्मनों ने मार दिया हो और वो अब जिंदा नहीं है। और इसी के साथ खोजने की अब कोशिश भी कम कर दी इजराइल ने अपने इस अफसर को। मोसाद ने भी लगभग एक तरह से हाथ ही खड़े कर रखे थे। लेकिन इसी दौरान में लेबनान से एक ख़त आता है
और उस लेटर में लिखा हुआ था, ये ख़त हिजबुल्लाह की तरफ से भेजा गया था। उसमें लिखा था कि तुम्हारा एक फ़ौजी हमारे कब्ज़े में है और अगर उसकी सलामती चाहते हो तो हमारी शर्तें मान लो। अब जैसे ये लेटर आया तो उस वक्त सिर्फ एक ही फ़ौजी मिसिंग था और वो था रॉन एरॉड। अब जब ये ख़त आने के बाद ये अंदाज़ा हो गया, इजराइल को पता चल गया कि पक्का ये दुश्मन देश के कब्ज़े में है। अब उन्होंने कहा था शर्तें मान लो, तो आगे चलो भाई। लेकिन ये था कि किसने पकड़ा, कौन पकड़ा, क्यों किडनैप किया, क्या शर्तें हैं, ये अभी तक कुछ पता नहीं। लेकिन ये खुशखबरी थी कि रॉन एरॉड जिंदा है, तो चलो उनसे बात करते हैं। अब बातचीत शुरू हुई। जो लेबनान में जिसने किडनैप किया था रॉन एरॉड को, उसके ज़रिए कुछ उसके जो ग्रुप के लोग थे उनके साथ बातचीत शुरू हुई। लेकिन जब ये बातचीत शुरू हुई तो इजरायली सैनिकों और मोसाद को ये लगा कि जो लोग बात कर रहे हैं वो शायद भरम फैला रहे हैं। पुख्ता जैसे बातचीत होती है कि अच्छा कहाँ पर है, कोई सबूत दो। इस लेटर के अलावा और कोई प्रूफ, कोई सबूत दे नहीं रहे हैं, तो उन्हें डाउट भी हो रहा है कि क्या करें। लेकिन यह है कि उम्मीद भी है कि अगर सच में उसके पास हुआ तो क्या होगा। तो बातचीत बन नहीं रही और सही जगह तक पहुंच के बातचीत नहीं हो रही। लेटर तो आया लेकिन किसको कांटेक्ट करना है, क्या ये, तो फिर कुछ दिन बीत जाता है, बल्कि कुछ महीने बीत जाते हैं। रॉन एरॉड का कोई खबर नहीं, उस लेटर का भी कोई मतलब नहीं। लेकिन ये लेटर की उम्मीद छोड़ गया कि रॉन एरॉड जिंदा है। फिर थोड़ा वक्त बीतता है। कुछ महीने के बाद एक और लेटर आता है और इस बार जो लेटर आया वो उसमें बाकायदा लिखा था कि ये लेटर खुद रॉन एरॉड ने लिखा, यानी उसकी हैंडराइटिंग थी। इस हैंडराइटिंग को मिलाया गया, रॉन एरॉड की फैमिली से कांटेक्ट किया गया, उनके अपने ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स से मिलाया गया और वाकई रॉन एरॉड की हैंडराइटिंग थी। इस बार अब यकीन हुआ कि सचमुच रॉन एरॉड जिंदा है। और उस लेटर के साथ रॉन एरॉड की उस वक्त की कुछ तस्वीरें भी थी जिसमें वो ठीक ठाक हालत में। तो ये लेटर और ये तस्वीरें मिली और उस लेटर में लिखा था कि मुझे उम्मीद है कि हम एक दूसरे को, और ये लेटर खुद रॉन एरॉड अपनी तरफ से लिख रहे हैं, कोई बीच में किसी और के लिए नहीं लिख रहा है। तो लिखता है कि मुझे उम्मीद है कि हम एक दूसरे को फिर से देख पाएंगे। यौम कपूर नज़दीक है, मैं तुम्हारे साथ सबकी सलामती की दुआएं मांगना चाहता हूँ। भरोसा रखो कि ईश्वर राजनेताओं को सही फैसला लेने में मदद करे। हौसला मत हारना, मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगा जब लौटूंगा। यही वो लेटर है जिसमें रॉन एरॉड ने अपनी बीवी को वो लाइन लिखी थी कि वो ज़मीन है, उस पर घर बना लेना और हम लोग जब मैं लौट कर आऊँगा तो अब हम उस घर में रहेंगे। तो जब ये लेटर और ये तस्वीर मिली तो पहली बार एक पुख्ता सबूत मिला कि रॉन एरॉड जिंदा है। अब ये हुआ कि बातचीत शुरू की जाए। ये लेटर को इंटरनेशनल मीडिया ने भी उस वक्त छापा क्योंकि इजराइल का मामला था, एक सैनिक एयरफोर्स का वो कब्जे में था। तो अब इजराइल ने बातचीत शुरू की तो पहली बार अब पता चला कि किससे बात करनी है, ये अंदाज़ा मिल गया। तो एक शिया चरमपंथी गुट था लेबनान में जिसका नाम, इसकी ऑर्गेनाइजेशन का नाम था अमाल मूवमेंट। तो अब ये हुआ कि अमाल मूवमेंट के कब्जे में है रॉन एरॉड। इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद और बाकी मशीनरी लग गई बातचीत करने में, बातचीत शुरू की। अमाल ने भी बातचीत शुरू की और अब शर्त रखी, पहली बार आमने सामने उसने शर्त रखी कि रॉन एरॉड की रिहाई के बदले में 200 लिबनानी और 450 फ़िलिस्तीनी जो इजराइल के अलग अलग जेलों में कैद हैं उन्हें रिहा करें और साथ में 22 करोड़ रुपए उन्हें दिए अमाल को। इसके बदले में एक इजरायली सैनिक को छोड़ दिया जाएगा, वो है रॉन एरॉड। अब इजराइल की एक पॉलिसी है कि वो इस तरह की चीज़ें नहीं मानता, रिहाई भी नहीं करता, फिरौती तो बिल्कुल नहीं देता। तो बातचीत में हुआ कि कुछ कम करो, कुछ और बैकडोर से करते हैं, लेकिन बात बनी नहीं और आखिरकार इजराइल ने यह शर्त मानने से इनकार कर दिया। यानी रॉन एरॉड की रिहाई की उम्मीद अब बंद हो गई। और जैसे ही इजराइल ने इस समझौते को मानने से ऐलान किया वैसे ही अब रॉन एरॉड के लेटर्स आने बंद हो गए। यह आखिरी लेटर था जो रॉन एरॉड ने लिखा था, इसके बाद कोई लेटर नहीं। 1986 के बाद 3 साल अब बीत गए, रॉन एरॉड की कोई खबर नहीं। धीरे धीरे वही जो उसने लेटर में लिखा था कि राजनेता को भी फैसला लेने की बुद्धि दे। अक्सर ये होता है जंग में, बहुत सारे ऐसे सैनिक होते हैं जिनको भुला दिया जाता है, उन्हीं का देश भुला देता है। बहुत सारे ऐसे जासूस होते हैं जिनको भुला दिया जाता है, वो पकड़े गए तो फिर ये भी नहीं कहा जाता कि मैं उस देश के लिए जासूसी करता हूँ। उनकी ट्रेनिंग और उनकी शर्तें इसमें शामिल होती हैं।
लेकिन सरकार की जिम्मेदारी होती कि ऐसे अपने सैनिकों, ऐसे जासूसों को लाए। इजराइल भी इससे अछूता नहीं था, उसने भी वक्त के साथ रॉन एरॉड को बुलाना शुरू किया। फिर 1989 का साल आया, 3 साल हो चुके थे। अचानक फिर कुछ उन्हीं में से एयरफोर्स के अफसर और बाकी लोगों ने जिद पकड़ी कि नहीं, हमें हमारे एक सैनिक को यूँ भुलाना नहीं चाहिए। अगर वो अमाल ऑर्गेनाइजेशन के पास है तो हमें उसे लाने के लिए ऑपरेशन की तैयारी करनी चाहिए। किसी तरह से मोसाद और बाकी लोगों के ज़रिए हुआ कि चलो ऑपरेशन करते हैं। कुछ जानकारी आई कहाँ से उसको रखा गया होगा। इसी जानकारी के बाद 28 जुलाई 1989, यही वो तारीख़ थी जब लेबनान में एक गांव है जिप्शन। इसी जिप्शन गांव में हेलीकॉप्टर के ज़रिए इजरायली सैनिकों ने और मोसाद ने धावा बोल दिया। उन्हें यह खबर मिली थी कि यहाँ पर अमाल का एक कमांडर है और उस कमांडर के पास पूरी इन्फॉर्मेशन है कि कहाँ रखा गया था रॉन एरॉड को। तो यहाँ पे उन्होंने धावा बोला और अमाल का जो लीडर था जिसके बारे में ये सारी जानकारी थी, उसका नाम था शेख अब्दुल करीम उबैद। ये ऑपरेशन लगभग वैसे ही था जैसे एबटाबाद में अमेरिका ने किया था, उसामा बिन लादेन को उसके घर में घुसकर हेलीकॉप्टर उतारा और मार दिया। उसी तरीके से सटीक जानकारी थी। उस गांव में पहुंचे, हेलीकॉप्टर उतरा, सैनिक उतरे इजराइल के और उन्होंने एक घर को चुना और उसके अंदर घुसे। शेख अब्दुल उबैद को उन्होंने अपने कब्जे में लिया, चॉपर पर बिठाया और लेकर निकल गए। एक तरह से ये किडनैपिंग था, दूसरों के देश की जाकर धरती पर। इंटरनेशनल कानून के हिसाब से ये गलत था, गैर कानूनी था, लेकिन जंग और उसमें कहते हैं कि सब जायज़ है, तो वही था। तो खैर कुछ मिनट में ही अब उबैद कब्ज़े में था, उसको लेकर आए। अब इजराइल को उम्मीद जगी कि वाकई इस बार तो जो वो अपने सैनिक हैं रॉन एरॉड, उनका पता मिलेगा और हम उसको ले आएंगे इसी तरह से किसी ऑपरेशन के ज़रिए। उसको इजराइल लाया गया, अब उससे पूछताछ हुई, बातचीत हुई। तो उबैद ने सिर्फ इतनी जानकारी दी कि उसने रॉन के बारे में सुना था, लेकिन 24 घंटे के बाद क्या हुआ उसे कुछ पता नहीं है। मतलब वो वही लगभग इन्फॉर्मेशन दे रहा था जो लेटर में ऑलरेडी मिल चुका था। तो उसका यही था कि उठाकर तो लाए थे उसको, लेकिन आगे क्या हुआ हमें नहीं मालूम। इधर इस जानकारी को इजराइल ने छुपाकर और अमाल के ऑर्गेनाइजेशन से एक डील की, उल्टा जो पहले लेटर में था अब यहाँ से इजराइल कर रहा है कि तुम्हारा ये शेख उबैद हमारे कब्ज़े में है, तुम इसे छोड़ दो, मतलब हम इसे छोड़ देंगे अगर तुम रॉन एरॉड को छोड़ दो, तो एक दूसरे की रिहाई हो जाएगी। लेकिन कमाल ये थी कि जैसे सरकार कई बार उदासीन रवैया अपनाती है, ये संगठन भी ऐसे ही होते हैं। अमाल ऑर्गेनाइजेशन ने अपने ही कमांडर, अपने ही लीडर शेख अब्दुल करीम उबैद में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। उसने कहा कि तुम्हें जो करना है ऐसा करो, हमें कोई समझौता नहीं करना इसके बदले में किसी की रिहाई के लिए। इसके बाद उससे पूछताछ करने के बाद इजराइल को लगा कि इससे तो कोई फ़ायदा होगा नहीं, फिर उसको पकड़कर जेल में डाल दिया गया। जेल में डालने के बाद 15 साल तक वो इजराइल की जेल में रहा और 15 साल के बाद रिहा हुआ, फिर वापस लेबनान पहुंच गया। लेकिन रॉन एरॉड का कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे सरकारें भी भूल रही थी। लेकिन जब उबैद जेल में था, पहला ऑपरेशन कामयाब हो गया, तो फिर एक और इन्फॉर्मेशन मिली रॉन एरॉड के बारे में। और अभी तक सारी इन्फॉर्मेशन इसी लेबनान के है कि वहीं पे मिली है, क्योंकि वहीं पे वो इजेक्ट होकर गिरे थे। तो ये हुआ कि एक और लीडर है जिसके पास पुख्ता जानकारी है रॉन एरॉड के बारे में, और उस आदमी का नाम था मुस्तफ़ा दिरानी। जब ये खबर मिली फिर उसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा की गई, ये कहाँ है, कैसे है। फिर एक ऑपरेशन की तैयारी की गई। मई 1994 में इस बार फिर से इजरायली सैनिक और मोसाद की टीम 2 हेलीकॉप्टर में लेबनान के अंदर एक गांव के पास दाखिल होती है और उनके पास टिप थी कि यहीं पे ये मुस्तफ़ा दिरानी मिलेगा। मुस्तफ़ा दिरानी को भी अब उठा कर ले आते हैं। ये दूसरा ऑपरेशन था जो दूसरे देश में घुसकर किया गया था, और फिर एक किडनैपिंग और हुई, उठा कर लाए गए। और लाने के बाद अब दिरानी को इजराइल में एक जैसे क्वांटन बे यूएस में है जो एक जेल, ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे बड़े टॉर्चर और बड़ी होती है हॉरर टाइप की। तो इजराइल में भी एक जेल है, उसको कैंप कहते हैं वहाँ कैदी जाने से कांपता है। उस कैंप का नाम है 1391। इसके बारे में कभी और डिटेल में आपको कहानी सुनाऊँ। कैंप 1391, इसी कैंप में दिरानी को रखा गया और यहाँ पे रखने के बाद उसको खूब टॉर्चर किया गया, उससे पूछा गया। तब दिरानी ने पहली बार ये कबूल किया कि हाँ, रॉन एरॉड को मैंने ही किडनैप किया था। जब वो उसका फाइटर प्लेन
हादसे में गिर गया, वो इजेक्ट होकर बाहर गिरा, तो उसने कहा कि हमें वो वहीं पे मिला घायल हालत में और हमने उसे किडनैप कर लिया। बट इसका ये कहना था कि हमने किडनैप करने के बाद जो बाकी के ग्रुप थे उनके पास रहा, मैंने वो ऑर्गेनाइजेशन ही छोड़ दिया अमाल, क्योंकि हमारी मतभेद थी, और फिर मैंने अपना ग्रुप बना लिया था। और मुझे जो जानकारी है, जो दिरानी बताया कि किडनैप करने के बाद अमाल ने उसको हिजबुल्लाह को सौंप दिया था और हिजबुल्लाह ने उसको ईरान को बेच दिया था। ये पहली बार पुख्ता जानकारी मिली कि रॉन एरॉड को अमाल ने पकड़ा, हिजबुल्लाह को सौंपा और हिजबुल्लाह ने ईरान को भेज दिया। ईरान हिजबुल्लाह की हमेशा मदद करता रहता है और ईरान ने फिर रॉन एरॉड को ईरान की रेवोल्यूशनरी गार्ड्स को बेच दिया था, मतलब सौंप दिया। रेवोल्यूशनरी गार्ड वही जिसके कमांडर जनरल की मौत हुई थी, उसके बाद ईरान अमेरिका में ठनी थी। तो रेवोल्यूशनरी गार्ड वहाँ की सबसे एलीट गार्ड होती है। इसी रेवोल्यूशनरी गार्ड के लोग दुनिया के अलग अलग एम्बेसी में काम भी करते हैं, क्योंकि ये एक तरह से वहाँ की जासूसी करते हैं। तो अब रेवोल्यूशनरी गार्ड के हवाले कर दिया, बस उसके पास इतनी जानकारी और इसके अलावा कोई जानकारी नहीं। जब ये जानकारी आई तो फिर दूसरे चैनल के थ्रू इजराइल ने बात की, ईरान और हिजबुल्लाह के थ्रू, कि भाई अगर है तो आप दे दो। पर ईरान और हिजबुल्लाह दोनों ने इनकार कर दिया कि हमारा रॉन एरॉड से कोई मतलब नहीं है, हमने उसे देखा नहीं, हम उसके बारे में नहीं जानते। बात फिर आई गई हो गई, दूसरा ऑपरेशन भी नाकाम हो गया। अब 96 से 2004 आ गया, मतलब करीब 18 साल अब बीत चुके हैं, अभी तक रॉन एरॉड का कोई पता नहीं चला। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच एक डील हुई। डील ये थी कि हिजबुल्लाह ने यह कहा था कि 3 इजरायली सैनिकों की लाश उसके पास है और एक बिजनेसमैन, इजराइल का एक बिजनेसमैन था। तो डील ये थी कि हिजबुल्लाह ये तैयार हो गया था कि इन तीनों इजरायली सैनिकों की डेड बॉडी और एक बिजनेसमैन जो उसके कब्जे में है वो इजराइल को सौंप देगा। लेकिन इसके बदले में इजराइल ने यह कहा था कि अपनी जेल में बंद कुछ कैदियों को भी हम रिहा कर देंगे। और इसी में ये शेख उबैद जिसको उठा कर ले गए थे वो कैदी भी था। तो बाद में रिहा भी कर दिया गया, ये भी डील हो गया। लेकिन रॉन एरॉड के बारे में फिर भी हिजबुल्लाह ने कोई जानकारी देने से मना कर दिया। 2004 में दिरानी रिहा हो चुका था, रॉन एरॉड का अब भी कोई सुराग नहीं मिला। ये डील भी बाकी कैदियों की रिहाई के लिए तो हो गई, लेकिन लाशें भी मिल गईं सैनिकों की, लेकिन रॉन एरॉड कहाँ है अब भी पता नहीं, वक्त बीत रहा है। तभी 2006 में हिजबुल्लाह गुट के सरगना जो है हसन नसरुल्लाह का एक अल जज़ीरा पे इंटरव्यू आता है और इंटरव्यू में इनसे पूछा जाता है कि रॉन एरॉड जो इजरायली एयरफोर्स का अफसर है उसके बारे में ये है कि वो हिजबुल्लाह के पास था, फिर आपने ईरान को दिया, लेकिन हकीकत क्या है। 86 के बाद, यानी कि करीब 20 साल के बाद पहली बार हिजबुल्लाह का चीफ एक इंटरव्यू में ये कहता है कि मुझे ही नहीं मालूम कि रॉन एरॉड कहाँ है, पर मुझे ऐसा लगता है कि रॉन एरॉड इस दुनिया में नहीं और उसकी मौत हो चुकी है। ये फर्स्ट टाइम था जब उसने रिकॉर्ड पर कहा 20 साल बाद रॉन एरॉड के गुमशुदगी के। लेकिन जब उससे पूछा गया कि उसकी मौत की कोई कंफर्मेशन, कोई सबूत, उसने कहा वो मुझे पता नहीं, मैं दे नहीं सकता। बट उसने कहानी जो बताई वो ये कि नसरुल्लाह की थ्योरी थी कि रॉन एरॉड को पकड़ तो लिया था अमाल गुट ने, लेकिन फिर वो उसके चंगुल से 24 घंटे के अंदर भाग निकला और पहाड़ों में जाकर फंसकर उसकी जान चली गई, क्योंकि वो ऑलरेडी घायल था और फिर बीमार भी हो गया होगा। तो पहाड़ियों में भटकते भटकते उसकी मौत हो गई, लेकिन इसके कोई सबूत हिजबुल्लाह ने या उसके चीफ ने कभी नहीं दिए। अब ये सारी चीज़ें चलती रहीं। बीच में फिर मुद्दा उठा, जब जब ये होता वहाँ पॉलिटिक्स होती या कुछ इजराइल में फिर होता कि रॉन एरॉड कहाँ है, रॉन एरॉड कहाँ है। 2004 में, इससे बल्कि 2006 में इजराइल डिफेंस फोर्सेस IDF जो है उसने एक सीक्रेट कमीशन बनाया रॉन एरॉड को ढूंढने के लिए, और उसके लिए सबूत कि अगर वो जिंदा है तो भी ढूंढेंगे, मुर्दा है तो भी ढूंढेंगे, उसकी मौत के सबूत ढूंढेंगे। तो जब इन्होंने एक पूरी कमेटी बनाई, कमीशन बनाया, तो इस कमीशन की एक रिपोर्ट आई जो बड़ी सीक्रेट थी। उस रिपोर्ट में ये पहली बार कहा गया कि रॉन एरॉड की मौत 1995 में ही हो गई थी बीमारी से,
यानी 86 में वो पकड़ा गया, उसके बाद भी वो 9 साल तक जिंदा था। जो हिजबुल्लाह का सरगना कह रहा था, वो कह रहा था कि उसकी एक पकड़ने के अगले ही दिन वो भाग गया था, लेकिन अब ये आ रहा है कि 9 साल तक जिंदा था, और ये खुद मोसाद और उनकी रिपोर्ट है इजराइल की, और 1995 में उसकी मौत हुई। लेकिन मौत की वजह जो बताई कि बीमार पड़ना, उसका सही इलाज नहीं हो पाया इसलिए, और इसमें यह भी कहा गया कि उसकी लाश को लेबनान के बोका घाटी में कहीं पर दफनाया गया, लेकिन कहाँ पर एग्जैक्ट ये नहीं मालूम। पर 2 चीज़ें इस कमीशन ने अपनी रिपोर्ट में दे दी इजराइल की, कि 1995 में डेथ हुई, बीमारी की वजह से डेथ हुई, और बोका घाटी में ही कहीं गुमनाम जगह पर दफना दिया गया। तो जब ये रिपोर्ट आई, फिर इस रिपोर्ट में थोड़ी बहुत वहाँ पे लीक होना शुरू किया, तो इजराइल के प्राइम मिनिस्टर से अपोजिशन पार्टी बाकी लोगों ने पूछना शुरू किया। तो फिर अपनी इसी रिपोर्ट को 2009 में इजराइल के पीएम उन्होंने खारिज कर दिया। बेंजामिन नेतन्याहू जो अभी भी हैं उस वक्त थे, उन्होंने कहा कि नहीं, ये रिपोर्ट तो आई लेकिन इसके जुड़े हुए पुख्ता सबूत नहीं, इसलिए जब तक हमें पुख्ता सबूत नहीं मिलेगा इजराइल की सरकार रॉन एरोट को हमेशा जिंदा मानेगी, मुर्दा नहीं मानेगी, और हम उसे तलाशेंगे। तो अपनी ही रिपोर्ट को इन्होंने खारिज कर दी, जो इनकी खुफिया रिपोर्ट आई थी। 2016 उसके बाद आ गया। सोचिए 2016 मतलब 28 साल बीत चुके हैं। 2016 में फिर एक बार इजराइल की खुफिया एजेंसी ने रिपोर्ट दी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन में एक नई थ्योरी के साथ एक नई रिपोर्ट दी। उसमें रिपोर्ट ये थी कि रॉन एरोट की मौत 1995 में नहीं, 1988 में ही हो गई थी, यानी जब वो पकड़ा गया उसके 2 साल के बाद। तो एक ही कमीशन, एक ही डिपार्टमेंट, और उसकी 2 रिपोर्ट, और 2 रिपोर्ट में दोनों में मौत के साल अलग अलग, एक में 95, एक में 1988। अब कौन किस पर यकीन करे। फिर सरकार ने बयान दिया कि नहीं, जब तक जिंदा होने का मतलब न होने का हमारे पास सबूत पुख्ता होगा, हम उसको मुर्दा नहीं मानेंगे। अब रॉन एरोट की फिर फाइल से खुली, तलाश चलती रही, साल बीतते रहे, 2021 आ गया। मतलब 35 साल बीत चुके हैं रॉन एरोट को गायब हुए। उसके बाद 2021 4 अक्टूबर 2021 को इजराइल की पार्लियामेंट में बाकायदा ये ऐलान किया जाता है कि रॉन एरोट को तलाशने का मिशन अब भी जारी है, और हमारे पास जो सबूत है उसके मुर्दा या जिंदा होने का कोई सबूत नहीं है, लेकिन हम उसे जिंदा मानेंगे, और इसके लिए जो भी ऑपरेशन होगा हम करेंगे। मतलब 35 साल बाद भी ये सिलसिला चलता रहा। अब आ गया 2024, 38 साल हो गए। इन 38 सालों में इस ऑफिशियली 2021 के पार्लियामेंट के बाद इजराइल की तरफ से तो कोई बयान नहीं आया, लेकिन सऊदी अरब के एक अखबार अल अरबिया ने एक रिपोर्ट छापी, और इस रिपोर्ट में उसने कहा कि कुछ वक्त पहले मोसाद के कुछ एजेंट्स, मोसाद के जासूस लेबनान के एक गांव में पहुंचे थे खुफिया तरीके से, जैसे पहले 2 बार वो घुसे थे, और उस गांव में जाने के बाद वहां से उन्होंने एक कब्र से कुछ सैंपल निकाला है, अब किसी लाश का है, और वो सैंपल अपने साथ ले गए। तो अरबिया के सोर्सेस ने ये कहा, अरबिया अखबार के, तो ये जो कुछ ले गए हैं ये शायद रॉन एरोट के बारे में जानकारी मिली है जिस गांव में कि वहाँ दफनाया गया, तो शायद उस कब्र के बारे में मोसाद ने जानकारी निकाल ली और वो उस कब्र तक पहुँचे, और उस कब्र से वो सैंपल ले गए हैं डीएनए के लिए, ताकि वहाँ रॉन एरोट की फैमिली के साथ उसका मैच या मिलान कराया जाए। और इसका मतलब है अगर वो सैंपल लेकर गए हैं तो फिर इजराइल अब खुद मान रहा है कि शायद रॉन एरोट जिंदा नहीं है, लेकिन ऑफिशियली उनका स्टैंड आज भी वही है कि जब तक प्रूफ नहीं होगा हम नहीं मानेंगे। अब सैंपल ले गए, लेकिन उस डीएनए रिपोर्ट का क्या हुआ ये अभी भी एक रहस्य है, क्योंकि इजराइल की तरफ से, इजरायली पीएम की तरफ से, इजरायली पार्लियामेंट की तरफ से, इजरायली सेना की तरफ से, या फिर खुद मोसाद की तरफ से इस बारे में एकदम खामोशी है, चुप्पी है, कुछ पता नहीं। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो इस रॉन एरोट की खबर को हमेशा ज़िंदा रखती है इजराइल में, आज भी 38 साल बीत गए हैं, वो ये है कि तेल अवीव में एक प्लॉट है, वो खाली था, और उस प्लॉट के पास एक घर बना, और ये घर बना था 90s में, 92 या 93 में रॉन एरोट की फैमिली ने बनाया था। और रॉन एरोट ने जब आखिरी लेटर लिखा था
ये उसी वक्त था कि तुम घर बनाना, हम वहीं आकर रहेंगे। ये घर बनकर तैयार है, लेकिन बिल्कुल खाली, सन्नाटा। उनकी फैमिली ने शपथ ले रखी है, कसम ले रखी है कि रॉन एरॉट के बिना इस घर में कोई दाखिल नहीं होगा। वो कहीं और रह रहे हैं, वो घर बनकर तैयार है, उम्मीद में अपने असली मकान मालिक के। वो असली मकान मालिक जिसका पिछले 38 सालों से कोई सुराग नहीं। इस रॉन एरॉट की तलाश में मोसाद, वहाँ के इंटेलिजेंस, मिलिट्री इंटेलिजेंस यूनिट, बाकी तमाम लोगों ने पूरी ताकत झोंक दी। लेकिन जब भी मोसाद की कामयाबी और नाकामी का जिक्र आएगा तो रॉन एरॉट की इस मिसिंग केस का जिक्र ज़रूर आएगा, क्योंकि मोसाद के इतने अच्छे रिकॉर्ड पर ये एक नाकामी का दाग है। आज तक मोसाद अपने एयरफोर्स अफसर रॉन एरॉट को ढूंढ नहीं पाई है।